नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के लिए जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंतर्गत आप ट्रेंडिंग स्टैटिक्स जीके जीएस के प्रश्न को देखते हैं, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न भी आप देखते हैं और इन सभी प्रश्नों से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन पड़ता है सभी को हम साथ में ही डिस्कशन करते चलते हैं। इससे क्या होता है, आपको याद रखने में सहूलियत होती है और अधिक से अधिक प्रश्न भी कवर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जो पहला हमारा प्रश्न है, आईसीसी टी20 इंटरनेशनल मैच में 4000 रन तक पहुंचने वाले प्रथम बैट्समैन कौन है? तो इस प्रकार के कारनामा करने का रिकॉर्ड जो है विराट कोहली के नाम है। ठीक है, विराट कोहली जो है 4000 रन टी20 क्रिकेट में बनाने वाले जो है प्रथम बल्लेबाज बने हैं। विराट कोहली के नाम अन्य बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो आपको खास करके टीसीएस के द्वारा चलाए जा रहे एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे विराट कोहली जो है वनडे क्रिकेट में 5वां सर्वाधिक रन लगाने वाला खिलाड़ी भी बन गए हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था सीएचएसएल में कि विराट कोहली ने किस खिलाड़ी को एक पैदान खिसकाते हुए खुद 5वें स्थान पे आ गए हैं वनडे क्रिकेट में रन बनाने के मामले में, तो महिला जयवर्धन जो पहले 5वें स्थान पे हुआ करता था, है ना, वनडे क्रिकेट में रन बनाने के मामले में, तो इनको खिसका करके जो है विराट कोहली 5वां स्थान हासिल किया है और 6ठा स्थान हो गया अब महिला जयवर्धन का। अब देख लीजिए, वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक रन तो आप जानते ही हैं, सचिन तेंदुलकर का है। दूसरा स्थान कुमार संगकारा का है जो श्रीलंका के हैं। तीसरा स्थान रिकी पॉन्टिंग का है जो ऑस्ट्रेलिया के भूतपूर्व कप्तान रहे हैं और वर्तमान में संन्यास ले लिए हैं और वर्तमान में आईपीएल के दिल्ली कैपिटल के टीम से जुड़ा हुआ है। चौथा स्थान सनत जयसूर्या का है, ये भी श्रीलंकन है। और 5वां स्थान विराट कोहली ने प्राप्त किया है। तो ये पांचों क्रम से आपको याद जरूर रखना है, क्योंकि सीएचएसएल चाहे कोई भी एसएससी का एग्जाम हो तो खेल के खास करके क्रिकेट से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अब तक विराट कोहली के नाम से ही है। ठीक है, अभी जो आईपीएल चल रहा है 2023, ये 16वीं आईपीएल चल रही है और इसमें आपको दो चीज याद रखना है। एक तो आपका जो इम्पैक्ट प्लेयर वाला नियम आया है ये इसी बार से आया है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, सबसे महंगा खिलाड़ी इसमें ध्यान रखना है, तो सैम करन जो है ये सबसे महंगा खिलाड़ी है जिसे किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। ऑलराउंडर टाइप के जो है ये खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 25,000 रन तक पहुंचने वाले छठे बल्लेबाज कौन हो गए हैं? तो 25,000 रन तक पहुंचने वाले छठे बल्लेबाज भी विराट कोहली हो गए हैं। सभी फॉर्मेट कहने का मतलब है टी20 और टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट। ठीक है, आईपीएल में सर्वाधिक विकेट अब तक जो लिए हैं ये डेवन ब्रावो लिए हैं, जो पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे, बाद में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेले हैं ये। इसके अलावा 400 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड जो भारतीय के नाम हुआ ये है आपका रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो है 400 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है, जो भारतीय इतना कोई भी नहीं खेले हैं और ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा क्रिकेट में सभी फॉर्मेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है सर्वप्रथम सुरेश रैना ने बनाया था, जो अब संन्यास ले लिए हैं। तीनों फॉर्मेट में, मतलब टेस्ट में भी, वनडे में भी और टी20 में भी, तीनों प्रकार के फॉर्मेट में फर्स्ट बार शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है सुरेश रैना ने किए थे। सुरेश रैना का जो किताब है ये काफी फेमस है, इनके रेटिंग काफी ज्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है बिलीव, ठीक है, बिलीव मतलब विश्वास, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? देखिए, लवणता मतलब नमकीनपन, जो खारापन होता है, जो नमकीनियत होती है, इसे लवणता बोलते हैं। तो सबसे अधिक लवणता जो है ये आपका बौन झील में है। बौन झील किस देश में है अगर आपसे पूछे जाए तो तुर्की में है। अब देखिए, तुर्की का नाम बदल के तुर्कीये हो गया है, तो ये भी आपको करंट अफेयर से पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर किसी देश का नाम बदलता है तो बहुत बड़ी बात है ना। तो तुर्की का नाम अब जो है तुर्कीये हो गया है। तुर्कीये में बौन झील है जो आपका सबसे अधिक लवणता वाली झील है। ठीक है, इसके अलावा विश्व में सबसे बड़ी झील जो है ओवरऑल कैस्पियन सागर है, लेकिन कैस्पियन सागर जो है ये खारा पानी का झील है, नमकीन पानी का झील है। विश्व में सबसे बड़े ताजे पानी का झील अगर आपसे पूछा जाता है तो लेक सुपीरियर है, यानी सुपीरियर झील है। इसके अलावा भारत में सबसे बड़ी झील जो है ये चिल्का झील है, जो लैगून झील है, और साथ ही साथ ये खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में स्थित है और ये सबसे पहले रामसर साइट में शामिल हुआ था भारत के तरफ से, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे।
देखिए, ये जो तीन चार बात आप एक ही लाइन में देख रहे हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इतना तो समझ डेवलप हो ही गया होगा कि भारत में सबसे बड़ी झील कहेगा तो भी चिल्का झील, भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कहेगा तो भी चिल्का झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी का झील कहेगा तो भी चिल्का झील, राइट। भारत में सबसे पहले रामसर साइट में शामिल होने वाला स्थान का नाम भी पूछेगा तो भी चिल्का झील। तो ये सभी को मैं चार लाइन न बनाते हुए एक ही लाइन में जो है आपको बता देता हूं ताकि समझ ज़्यादा डेवलप हो सके। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से निर्मित जो झील है ये काफी बार पूछे जाते हैं इंडिया के कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में। जो प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत से निर्मित कौन सा झील है, तो ये बुलर झील है, जो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील भी है इंडिया के अंदर, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानचित्र पे जो समान लवणता यानी मानचित्र पे जो समान नमकीनियत वाली क्षेत्र को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे आइसोहेलाइन रेखा कहा जाता है। कई दफा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक आइसोहेल रेखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक आइसोहेल होता है और ये है आपका आइसोहेलाइन। तो आइसोहेल जो है ये जहां पे समान सूर्य की प्रकाश की पहुंच होती है उसे आइसोहेल कहते हैं, तापमान के दर्शाता है। और आइसोहेलाइन जो है ये लवणता को दर्शाता है। उसी प्रकार से समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट्स कहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि हाइट्स तो मतलब ऊंचाई से रिलेटेड है तो आप गलत हो जाएंगे। आइसोहाइट्स जो है समवर्षा वाला रेखा है, इसे कंटूर लाइन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो समान ऊंचाई वाले होते हैं उसे आइसोहेप्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब जो कुछ कुलियत वाली क्वेश्चन है आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जो गलत होने के आसार ज्यादा होती है। इसके अलावा समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है बंधु, तो 35 ग्राम पर केजी होता है। यानी अगर आप 1 किलोग्राम जल लेंगे तो 35 ग्राम आपको नमक मिलेगी समुद्री जल में। ये औसत लवणता मतलब आंका गया है। इसके अलावा लोकटक झील कहाँ है, तो ये मणिपुर में है। कैबुल लामजाओ का नाम आपने सुना होगा, इसीलिए ये झील काफ़ी फेमस हो जाता है। पुलिकट झील ये आपका तमिलनाडु में है वैसे तो, लेकिन ये आंध्र प्रदेश के सीमा तक भी इसकी मुहाना फैला हुआ है। तो अभी CHSL के एग्जाम में पूछा गया था कि आपका जो पुलिकट झील है ये किन दो स्टेटों को जोड़ता है, तो है ना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वेमनाद झील है, अष्टमुदी झील है, ये सभी आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, अब तक कितने भारतीयों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। देखिए मैंने कहा था कि भाई 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें इको के अंदर 2 भारतीयों को जो है नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ये कौन कौन है भाई साहब, तो एक क्वेश्चन तो आप कई बार खुद अटेंड किए होंगे कि सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारतीय को मतलब किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो अमर्त्य सेन को दिया गया था। लेकिन सेकंड जो भारतीय बने जो आपके इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए ये है आपका अभिजीत बनर्जी, जिसे 2019 में इसके पत्नी एस्टर डुफ्लो, इनके पत्नी का नाम है, विदेशी है ना। तो ये भी विदेशी है लेकिन भारत की नागरिकता भी है, तो ये भारतीय मूल के है इसलिए भारत का ही कहा जाएगा। तो इनको और इनको पत्नी को मिला था आपको 2019 में, ठीक है। तो 2 भारतीय हो गए, एक तो अमर्त्य सेन हो गए, एक तो आपका अभिजीत बनर्जी, इन दोनों ही भारतीयों को मिला था आपका इको के अंदर नोबेल। इसके अलावा भारत के लिए प्रथम नोबेल जो है 1913 में गीतांजलि के राइट करने के लिए आपको दिया गया था, किसे, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है और गुरुदेव की उपाधि जो है MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जिसे महात्मा गांधी कहते हैं, दिए थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ही दिए थे। तो ये भैंस भाषा है, आप मुझे गुरुदेव कहो मैं आपको महात्मा कहूंगा, ठीक है। इसके अलावा शांति के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार भारत ने जीते हैं। एक कैलाश सत्यार्थी 2014 में ये नोबेल पुरस्कार आया था मलाला यूसुफजई के साथ में, और एक आपका मदर टेरेसा 1979 में शांति के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। तो 2 शांति में, 2 इको में, 1 साहित्य में, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से सेक्टर में भारतीयों को अब तक नोबेल नहीं मिला है, तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां भारतीयों को नोबेल नहीं मिला है, सभी सेक्टर में मिला है, ठीक है। ये आपका चिकित्सा में हरगोविंद खुराना को मिला है ना। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा ये क्या था भाई, हाँ मदर टेरेसा किस संस्था से जुड़ा हुआ है, कई दफा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़े हुए थे, माफ कीजिएगा। इसके अलावा मदर टेरेसा का जो किस देश से रहने वाली थी, तो अल्बानिया से रहने वाली थी, अल्बानिया,
ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। मदर टेरेसा अल्बानिया की रहने वाली थी। दोस्तों वीडियो कितनी भी लंबी हो, आपको आराम से एक एक बात सुनना है, पता नहीं कौन सी बात आपको नंबर दिला दे, है ना। अगला जो हमारा प्रश्न है, विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है। देखिए हॉकी वर्ल्ड कप एक अलग हुआ है और विश्व हॉकी आइस वाला जो हुआ है ये अलग हुआ है। तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता जो है ये आपका आईटीबीपी आप जानते हैं ना, जिन्होंने भी जीडी वगैरह का एग्जाम देते होंगे ये बहुधा जानते होंगे कि आईटीबीपी, असम राइफल वगैरह क्या होते हैं। तो आईटीबीपी की टीम ने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। किसको हराकर, तो लद्दाख एस्कॉर्ट को हराकर। और कहाँ पे हुआ था ये, तो ये आपका लद्दाख में ही हुआ था। ठीक है, जहां पर हुआ था ये विजेता हो गए, आईटीबीपी विजेता हो गए राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 के। और जो मेन वाला हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है 2023 में, इसके विजेता है जर्मनी। जो कहां पर हुआ था, तो ये आपका उड़ीसा के अंदर हुआ था, 2 स्टेडियम में, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता जो है ये ऑस्ट्रेलिया रहे थे और उप विजेता जो है आपका कौन रहे थे, साउथ अफ्रीका रहे थे। ठीक है, इसके अलावा आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप अंडर 90 वाला, इसके जो प्रथम संस्करण के विजेता कौन बने थे, भारत, और उप विजेता कौन रहे हैं, तो इंग्लैंड रहे हैं। इतना बात जरूर ध्यान रखना है और स्पोर्ट को काफी तवज्जो देना है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, राइट। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। देखिए भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये आपका 1952 में हुआ था। 1952 में जो है दोस्तों राज्यसभा का गठन भी हुआ था। कई दफा आपने ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखा होगा कि राज्यसभा कब अस्तित्व में आया, तो 1952 में आया था। इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर है ना, ये आपका 1973 में आया था। बाघ परियोजना, हाथी परियोजना आपका 1992 में आया था। और हाथी परियोजना के 30 साल होने के उपलक्ष्य में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है गज महोत्सव का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने किया है। ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन बनेगी। प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी के समय किया गया था। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी काफी बार पूछा जाता है। तो 1951 से 1956 जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। इन सभी पॉइंट्स में मैं आपको ईस्वी को दर्शाऊंगा जो इंपोर्टेंट घटना घटित हुए हैं। ठीक है, आर्म्स इंडिया एक्ट जो है 1878 में हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी उसी के समय में हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय में। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कई दफा इन दोनों ही क्वेश्चन को पूछे गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन आपसे पूछ लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे हमने स्वतंत्रता की मांग की थी। ये आपका 1929 में होता है। लाहौर अधिवेशन से स्पष्ट है कि लाहौर में हुआ होगा और इसके अध्यक्षता जो है JL नेहरू ने किया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1907 में। ये अधिवेशन जो है सूरत में हो रही थी। रास बिहारी घोष साहब जो है इसके अध्यक्षता संभाल रहे थे और इसी में जो है कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में बंट गए थे। गरम दल के नेता लाल पाल थे। आपसे ये कई दफा पूछा गया है कि लाल पाल में पाल कौन है, बाल कौन है, लाल कौन है। ठीक है, तो पाल जो है ये बिपिन चंद्र पाल है, बाल जो है बाल गंगाधर तिलक है और लाल जो है ये लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, इसके अलावा गांधी इरविन समझौता कई दफा आपसे पूछे जाते हैं। 1931 में होता है लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, नहीं पता है तो इसे समझ लीजिए। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है आपको, गांधी इरविन समझौता को। ठीक है, गांधी अंबेडकर समझौता 1932 में हुआ था। इसे पूना समझौता भी कहा जाता है या पूना पैक्ट भी कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां पर कराया गया था, तो लंदन में कराया गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय भीमराव अंबेडकर साहब थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। चलते हैं आगे।
अगला जो हमारा प्रश्न है, जनवरी 2023 में संचालित गंगा विलास क्रूज जो अपने प्रकार के सबसे बड़ा नदी क्रूज माना जाता है, किन दो स्थानों को जोड़ेगी? वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है महाराजाओं का जो है सवारी है, ठीक है, इसमें गरीब आदमी कल्पना नहीं कर सकता, ठीक है। तो जनवरी 2023 में गंगा विलास क्रूज जो चलाया जा रहा है, ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की सफर को तय करेगी कई दिनों में। इसमें आपको असम स्थित माजुली नदी द्वीप का भी दर्शन कराएगा, ठीक है। तो ये आपका वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलाई जाएगी कौन सा क्रूज? गंगा विलास क्रूज। जो नदी क्रूज जो होती है, नदी में जो इस प्रकार के क्रूज चलाई गई है, ये अपने प्रकार की सबसे बड़ी क्रूज मानी जा रही है मतलब विश्व स्तर पे, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रति वर्ष विश्व डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों ये आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व शुगर बोल सकते हैं इसे, या हिंदी में चिनिया बीमारी भी कहते हैं गांव घर में इसे, तो है ना। तो ये मधुमेह दिवस मनाया जाता है या डायबिटीज डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। शरीर में इंसुलिन की जब कमी हो जाती है दोस्तों, तो डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है, जिसे चिनिया बीमारी कहते हैं। क्योंकि आपको मैंने बता रखा है कि ये इंसुलिन नामक जो हार्मोन है, इसका काम है कि शरीर में जो है शर्करा को बैलेंस करना। शर्करा मतलब वही मीठापन, है ना। तो शर्करा को बैलेंस करना काम है किसका? इंसुलिन। और जब इंसुलिन नहीं रहेगा तो शरीर में शर्करा को कौन बैलेंस करेगा? तो हो जाता है आपका डायबिटीज। और डायबिटीज एक घातक बीमारी है, जिसमें अगर कट वट लग जाए, चीरा वगैरह लग जाए तो ठीक है नहीं होता है, घाव भरता ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन नामक हार्मोन कहां से निकलती है दोस्तों? अग्नाशय से निकलती है। इंसुलिन की खोजकर्ता कौन थे? तो बेंटिंग एवं बेस्टा थे। बेंटिंग एवं बेस्टा जो है इंसुलिन के खोजकर्ता थे। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होते हैं प्यारे? तो घेंगा नामक बीमारी जो है आयोडीन की कमी से होती है। जिसमें कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है आपसे पूछा जाए तो अब2 ग्रंथि जो है, थायराइड ग्लैंड जो है ये प्रभावित होता है आपका, है ना। इसके अलावा विटामिन ए के कमी से कौन सी रोग होती है? तो जम्मे बात करते हैं कि जो भी आंख की बीमारी होती है, ये सभी विटामिन ए के कमी से हो सकती है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए के कमी से मोतियाबिंद, रतौंधी, है ना, जो भी आंख की बीमारी है। इसके अलावा विटामिन डी के कमी से हड्डी की रोग होती है, हड्डी से संबंधित रोग होती है, जैसे रिकेट्स होती है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होती है। विटामिन डी का अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। साथ ही साथ विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। एक एक बात सुनते रहिए, आपकी नॉलेज काफी इंप्रूव हो जाएगी दोस्तों, गारंटी है। इसके अलावा विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है, और इसी विटामिन में आपको कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसके कमी से एनीमिया या रक्त अल्पता रोग हो सकती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसके कमी से स्कर्वी या त्वचा संबंधी रोग होती है। सभी प्रकार की जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फल होते हैं, वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस भी मनाया जाता है डायबिटीज डे के साथ साथ। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं और काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो ये तीनों आप सीक्वेंस से याद रखें तो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, किस लोक नृत्य में केवल महिलाएं ही भाग लेती है? देखिए इस प्रकार के ट्रेंडिंग क्वेश्चन काफी ट्रेंड में है कि भाई किसमें काबिली महिलाएं भाग लेते हैं, किसमें गोल चक्कर में डांस होता है, किसमें खाली पुरुष भाग लेते हैं, इसमें जो है किस भगवान को दर्शाया जाता है। इस प्रकार के काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो है आजकल एग्जाम में देखने को मिला है। तो किस लोक नृत्य में खाली महिलाएं भाग लेती हैं? तो ये आपका गिद्धा और घूमर, ये दोनों में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। गिद्धा जहां पंजाब की महिलाओं के द्वारा की जाने वाली एक प्रकार का लोक नृत्य है, वहीं घूमर जो है ये आपका राजस्थानी गणगौर उत्सव के मौके पे मीना समुदाय के द्वारा किए जाने वाले, उनकी महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले एक प्रकार का लोक नृत्य है। तो आप समझ गए, घूमर होती है राजस्थान के महिलाओं के द्वारा और गिद्धा होते हैं पंजाब में महिलाओं के द्वारा लोक नृत्य। इसके अलावा भांगड़ा ये पंजाब का लोक नृत्य है, इसमें खाली पुरुष ही भाग लेते हैं, इसमें कोई महिला भाग नहीं लेता है। कूमी लोक नृत्य, अच्छा महिला और पुरुष से एक कप भी है जो आपको याद रखना है, थॉमस कप और उबेर कप, ठीक है।
थॉमस कप और उबेर कप। ये दोनों ही कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है, जिसमें थॉमस कप केवल मेल ही खेलता है और उबेर कप केवल फीमेल ही खेलती है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर याद आ गया, इसी स्लैब में ये क्वेश्चन को रख लें तो ज्यादा बेटर है। आप जानते हैं लिंक करके याद करने का बहुत ही ज्यादा फायदा है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कुमी लोक नृत्य का संबंध तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में आपने भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का नाम सुना होगा, ये आपका तमिलनाडु से ही है। भरतनाट्यम में किस भगवान की पूजा होती है, तो ये भी आपसे पूछा गया है। तो शंकर भगवान की पूजा होता है। शंकर भगवान की पूजा जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में की जाती है। इसके अलावा मुखौटा नृत्य या इसे ही युद्ध नृत्य भी कहा जाता है दोस्तों, युद्ध नृत्य या मुखौटा नृत्य। साथ ही साथ मोपिन त्योहार, सोलुंग उत्सव, ये सभी आपका अरुणाचल प्रदेश के उत्सव हैं या फिर त्योहार हैं। अरुणाचल प्रदेश में आप लोसार त्योहार भी मना सकते हैं। लोसार त्योहार का नाम आपने सुना होगा, जो लद्दाख में मनाया जाता है बेसिकली, लेकिन आप अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ इसे हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख तीनों जगह हो सकता है आपका कौन सा, लोसार। अगर आपके मन में लोसांग आ रहा है तो गलत नहीं आ रहा है, लोसांग सिक्किम का है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, 2 फरवरी 2006 से संचालित नरेगा, आप जानते हैं जो वर्तमान में आप मनरेगा कहते हैं, पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था, बाद में जो है इसमें महात्मा शब्द को जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी, तब से ये मनरेगा हो गया, ठीक है। तो नरेगा की जो शुरुआत हुई थी ये किस राज्य से हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि नरेगा अपने प्रकार की सबसे अधिक रोजगार देने वाली संस्था है, ठीक है। तो नरेगा की शुरुआत दोस्तों आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से हुआ था। इसी प्रकार से आपने एक क्वेश्चन और यहीं पर याद रखना है कि ग्राम पंचायत की शुरुआत कहां से हुई थी, तो राजस्थान के नागौर से हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत की शुरुआत राजस्थान के नागौर से, और जो नरेगा चल रहा है ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर गांव से हुआ था। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी कहां से हुई ये भी पूछा जाता है, तो हरियाणा से हुआ था, ठीक है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, सफलता चाहिए ना दोस्तों, तो पढ़ना पड़ता है और पड़ेगा ही, है ना। नरेगा वर्तमान में कितने दिनों की रोजगार देती है दोस्तों, तो 100 दिनों का रोजगार देती है। नरेगा का नाम वर्तमान में क्या है भैया, मनरेगा है। मनरेगा में मौ क्या है भैया, महात्मा गांधी है। मनरेगा को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन या संचालित किए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मनरेगा या नरेगा जो है किस विभाग मतलब किस मंत्रालय के अधीन है, तो आपको बताना है ग्रामीण विकास मंत्रालय। साथ ही साथ गांव स्तर पे ये किसके द्वारा संचालित किए जाते हैं, तो मुखिया का नाम आपने सुना होगा, गांव में है ना, मुखिया के द्वारा ये सब काम जो है संचालित किए जाते हैं, ठीक है। इसमें और भी अधिकारी होते हैं, लेकिन जो मेन होता है इसका मुखिया के अंतर्गत आता है। इसके अलावा मनरेगा में लेडीज की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत की रखी गई है, तो 33% रखी गई है ना, 1/3 रखी गई है। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ये पूछा गया CHSL में, इसीलिए मैं यहाँ पे रख लिया हूं, क्योंकि इनसे संबंधित जो मैं फैक्ट दूंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा, अगर इनसे पूछता है क्वेश्चन तो, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, सबसे पहले तो ये किस वंश को जो है मटिया मिलेन करके जो है आपका मौर्य वंश की स्थापना किया था, तो नंद वंश को जो है हराकर। नंद वंश के शासक थे आपका धनानंद, कहीं कहीं इसे घनानंद भी कहते हैं। इसी को हराए थे अपने प्रधानमंत्री अभिभाषक या संरक्षण चाणक्य के मदद से। चाणक्य का अन्य नाम भी है विष्णुगुप्त कौटिल्य, राइट। इसके ऊपर सीरियल भी बन गया है, तो काफी फेमस है। तो इन्हीं के सहयोग से जो है मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी ये लगभग 297 BC में हुआ था। कहीं कहीं आप इसी चीज को 300 BC में भी देखेंगे, तो 297 से 300 BC के मध्य हुआ था, क्योंकि 100% जानकारी किसी भी किताब में नहीं छपी है इसके मृत्यु के बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 BC में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहां पर गुजारा था, तो कर्नाटक स्थित श्रवणबेलगोला
ठीक है, सरबन बेलगोला में अपनी अंतिम दिन यानी वहीं पे मृत्यु को प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और किससे ली थी? तो भद्रबाहु से। अब भद्रबाहु कौन सा किताब लिखा है भाई? तो कल्पसूत्र लिखा है, जो जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। इसके अलावा मौर्य वंश के सर्वाधिक प्रचलित राजा कौन है भाई? तो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो है जनता की हितैषी राजा माने गए थे, क्योंकि लोक नियोजन के लिए काफी चीज उन्होंने किए थे, रोड बनवाए थे, अस्पताल वगैरह बनवाए थे। इसके अलावा सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा जाता है? तो सम्राट अशोक को कहा जाता है। इसके अलावा कलिंग युद्ध 261 बीसी किससे जुड़ा हुआ है? तो सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है। इसी युद्ध में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिए थे उपगुप्त से। आपसे क्वेश्चन अभी CHSL में पूछा गया था कि धम्म को अपनाने वाला मौर्य सम्राट कौन थे? तो ये थे आपका सम्राट अशोक, क्योंकि धम्म शब्द को बौद्ध धर्म में धर्म कहा, मतलब हिंदी में धर्म और बौद्ध धर्म में उसे धम्म कहा जाता है। ठीक है, शिलालेखों का प्रचलन सम्राट अशोक के समय से ही हुआ था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता जो मिला था, ये जेम्स प्रिंसेप को मिला था 1837 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1837 ईस्वी के अंदर मिला था दोस्तों। लेकिन सम्राट अशोक के जो शिलालेख है उसे खोजने का श्रेय जो है ये पी पेंथलर को दिया था, जिन्होंने 1750 में ही खोजा था। राइट, 1750 में खोजा था। तो खोजने का श्रेय जो है पी पेंथलर को, लेकिन पढ़ने का श्रेय जो है किसको दिया था? जेम्स प्रिंसेप को दिया गया है। सम्राट अशोक के जो शिलालेख है कितने लिपि में लिखी गई है? तो 4। ये कौन कौन से भाई? ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। तो ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है ये करंट सेक्शन से है। वर्तमान में दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? तो फ्रंटियर जो अमेरिकन सुपर कंप्यूटर है ये दुनिया की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इसके अलावा सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे आप कंप्यूटर देखते हैं उसमें कई हजार कंप्यूटर की पावर एक सुपर कंप्यूटर में होता है ना। इस प्रकार से समझ लीजिए देहाती भाषा में। भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था दोस्तों ये था आपका परम 8000, जिसको जो है 1991 में इंस्टॉल किया गया था CDEC के द्वारा। जो CDEC कहाँ पे है? पुणे के अंदर है। और इस काम में जो है अहम रोल किसने निभाया था? विजय भटकर साहब निभाए थे। इसी कारण इसे भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन जो है ये आपका जेम्स वेब है। एडविन हब्बल का जगह लिया है ये। ठीक है, ये USA का है जेम्स वेब। जो पहले एडविन हब्बल हुआ करता था इसके जगह पे लिया है जेम्स वेब। ठीक है, ये पिछले साल ही लिया था, 21 के अंदर ही लिया था। तो ये बात भी ध्यान रखना। प्रथम निर्वात जो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें जो है निर्वात वैक्यूम का प्रयोग किया गया था। जो दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। जो तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर है इसमें IC चिप का प्रयोग किया गया था। और जो चौथी जनरेशन के कंप्यूटर है इसमें मैक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। IC चिप के आविष्कारक भी आपसे पूछा जाता है। जैक किल्बी जो है ये आपके IC चिप के आविष्कारक हैं। IC चिप जो है आपका सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन क्या है भैया? उपधातु है या फिर इसे अर्धचालक भी कहते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाप्त हुआ माना जाता है? देखिए 31 अक्टूबर 2019 को जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था। तो उसी समय से भारतीय संविधान के 2 आर्टिकल, एक तो 370 और एक 35 का 1, इन दोनों ही आर्टिकल मिल के जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य बनाता था, एक अलग संरक्षण प्रदान करता था। तो इन दोनों को ही समाप्त कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया है। तो 370 और 35 का ए समाप्त कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 को। अब देखिए ना 31 अक्टूबर को ही क्यों किया गया? क्योंकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है जन्मदिन होता है और इसी उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन जो है आपका इस प्रकार का कारनामा किया गया था और जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके लद्दाख और जम्मू में जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था। ये तो आप जानते ही हैं। तो आर्टिकल वाला जरूर ध्यान रखना है। 370 और 35 ए को जो है विभाजित किया गया है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि भी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना
है, लेकिन एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के जन्मदिन पे। साथ ही साथ जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है जो आपके गुजरात के केवड़िया में थे, तो इस केवड़िया का नाम बदल के अब एकता नगर कर दिया गया है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू है 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा, जो दुनिया में इस समय खड़े प्रतिमा में सबसे लंबी है। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल किस प्रकार के कोशिकाओं में पाई जाती है। देखिए, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कोशिका बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका देखिए, कोशिका जो है मेनली दो प्रकार के होते हैं, ये तो आप भी जानते होंगे। एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो जो जीवाणु और नील हरित शैवाल होते हैं इसके अंदर आपको प्रोकैरियोटिक प्रकार के कोशिका पाई जाती है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा जिसमें आप अंतर विभेद भी कर पाएंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। पूरा किताब पढ़ने से नहीं होता, हमको इतना चाहिए जितने एग्जाम पास हो जाए। तो आइए दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सा इसमें अंतर विभेद करने के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं होता है, जो न्यूक्लियस होता है ना, जो केंद्रक होता है ना, ये नहीं होता है। तो यहां से क्या निकल के आया भैया कि जीवाणु के अंदर केंद्रक नहीं होता है, नील हरित शैवाल के अंदर भी केंद्रक नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका का क्या कहा जाता है भैया, पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये भी नहीं होता है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको समझ में आया। दोस्तों पूरा वीडियो देखा कीजिए, पता नहीं कौन से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, क्योंकि ये आप भी जानते हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे ही प्रश्न बताऊंगा जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो और आपके एग्जाम में आएगी। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो है, डीएनए आपने इस प्रकार से देखा होगा, डीएनए का छाप रहता है ना, डीएनए का छाप है ना, तो डीएनए जो है आपका एकल रूप में होता है, एक धागा की तरह होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें पूर्ण विकसित होता है। जो ये वाला डीएनए का फिगर हमने यहाँ पे बनाया है, ये आपका पूर्ण विकसित डीएनए है जो दोहरी झिल्ली के रूप में होता है। तो दोहरी झिल्ली के रूप में यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होता है, और एकल रूप में किस कोशिका में होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल रूप में होता है डीएनए का फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कोशिका कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसके अलावा जो जीवित कोशिका है, जो आपका लाइव सेल है, इसकी खोज करने का श्रेय एंटो वान लीवेनहॉक को दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सेल वाल जो है यानी कोशिका भित्ति जो है, ये सिर्फ आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इतनी बात अगर आपको ध्यान है तो आप प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और जंतु कोशिका और पादप कोशिका इस सब में अंतर विभेद कर सकते हैं मोटे मोटे तौर पे। चलते हैं आगे। अगला हमारा जो प्रश्न है, कलावती देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। देखिए, कलावती देवी और चारू माथुर ये दोनों ही कैरेक्टर जो है मणिपुरी की प्रमुख शास्त्रीय नृत्यांगना है, जो आपको काफी बार एग्जाम में देखने को मिला होगा, यहां तक आपने अटेंड भी किया होगा। तो कलावती देवी मणिपुरी से संबंधित हो गई। मणिपुरी जो है 8 शास्त्रीय नृत्य है, जैसे भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, कथक है, सतरिया है, मणिपुरी है, ओडिसी है। तो इन 8 शास्त्रीय नृत्यों में एक मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है ना। इसके अलावा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में किस भगवान की पूजा होती है, तो भगवान राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। मणिपुरी नृत्य के जो अन्य कलाकार हैं, ये तो झावेरी बहन है, दर्शना झावेरी है ना, सुवर्णा झावेरी, ये आपने सुना होगा। इसके अलावा चारू माथुर, सविता मेहता और कलावती देवी, सोनरिक सिंह, अमलिक सिंह, गोपाल सिंह है ना, ये सभी जो हैं आपके किसके हैं, नर्तक और नर्तकी, तो ये आपके हैं मणिपुरी नृत्य के। ठीक है, इसके अलावा सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाता है तो ये सतरिया है, जो असम से संबंधित है, सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है, और इसके संचालन करने का श्रेय वैष्णव संत शंकर देव को दिया जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया जीडी में पूछा गया था कि सतरिया नृत्य जो है किस आंदोलन से संबंधित है, तो भक्ति आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि ये वैष्णव मत से जुड़े हुए थे शंकर देव। ठीक है, तो ये भक्ति आंदोलन हो गया एक प्रकार से, है ना। ये अगला जो हमारा प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य काफी पूछा जाता है, और बच्चे जो है 99% गलती करके आते हैं। क्यों,
क्यों गलती करके आते हैं? क्योंकि सबको पता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि आधारित कार्यों पे ज्यादा बल दिया गया, सेकेंड वाले में भारी उद्योग पे ज्यादा बल दिया गया, और पांचवी में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। तो यही मार के आ जाते हैं। भाई साहब, बल देना और उद्देश्य रखना दो अलग अलग बात होता है। मैं उद्देश्य रखा हूं आईएएस बनने का और बन गया मैं कुछ और, तो ये अलग अलग बात हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको समझना होगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था ये समाजवादी समाज की स्थापना करना था, शुद्ध भाषा में। ठीक है, लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको ज्यादा बल दिया गया था? भारी उद्योग पे बल दिया गया था। अगर इस फॉर्म में पूछा जाता है कि किस पे बल दिया गया तो भारी उद्योग पे। ठीक है, लेकिन उद्देश्य क्या था? तो जो उद्देश्य रखा गया है वही हमको लिखना है, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 ईस्वी तक था, और ये किस मॉडल पे आधारित था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। इसमें इसी पंचवर्षीय योजना के अंदर दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला तीनों जो है स्टील फैक्ट्री को जो है लगाया गया था, जिसमें दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, भिलाई जो है आपका रूस के सहयोग से, और राउरकेला जो है ये आपके जर्मनी के सहयोग से लगाए गए थे। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था? तो हेराल्ड डोमर के मॉडल पे आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, तभी मैं देखूं कि आप लोग वीडियो देखते भी हैं या नहीं। ठीक है, इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर विशेष बल दिया गया था, कृषि पे। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास में जो है मतलब शुरुआत करना या स्टार्टअप करना, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की संतुलित विकास के लिए स्टार्टअप करना, इस प्रकार का इसका उद्देश्य रखा गया था। कृषि पे विशेष बल दिया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, केनिया वुमेन 2023 के विजेता कौन है? देखिए, सबसे पहले ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? सबसे पहले जो है ये आपका केनिया वुमेन ओपन 2023 किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो ये गोल्फ की प्रतियोगिता होती है ना। कई सारे ओपन आपने देखा होंगे, सिंगापुर बैडमिंटन से जुड़ा हुआ ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, है ना, अमेरिकी ओपन, ये सब टेनिस की जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। तो ये ओपन अलग अलग चीज से जुड़ा हो सकता है, जरूरत नहीं कि खाली टेनिस से ही होगा। तो जो केनिया वुमेन ओपन है ये आपका जो 2023 में विजेता बनी है, ये आपका अदिति अशोक बनी है। आपको अगर याद हो कि एमटीएस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अदिति अशोक किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो अदिति अशोक जो है प्रमुख भारतीय गोल्फर लेडी है। ठीक है, तो गोल्फर है ना, साउथ के रहने वाली है ये, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अदिति अशोक जो है केनिया ओपन 2023 के विजेता है, जो गोल्फर है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी भारत के किस ओर के मैदान में पाई जाती है? देखिए, जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है, खास करके जो गंगा आदि के क्षेत्र वाली बेसिन है वहां पे आपको जलोढ़ मिट्टी काफी देखने को मिल जाएगी। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 23 से 24% भूमि पर जो है फैला हुआ है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी में भी दो प्रकार के मिट्टी होते हैं, एक तो बांगर होते हैं और एक तो आपका खादर होते हैं। जो बांगर होते हैं ये नए जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है, और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब नए और पुराने कैसे तय करते हैं भाई? तो जब बाढ़ आता है तो आपने गांव घर में देखा होगा, पांक आ जाता है। जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं पांक समझते होंगे क्या होता है। ये कीचड़ टाइप का दलदली वाली मिट्टी आ जाता है, जो आपको ऊपर से भूमि पर पाट दिया जाता है। ये काफी उपजाऊ होते हैं और ये जलोढ़ मिट्टी के ही फॉर्म होते हैं, पांक, है ना। तो ये जो बाढ़ के द्वारा गाद जो आता है तो हर साल नया आता है, तो उसे खादर कहते हैं, और जहां तक नहीं पहुंच पाती है उसे बांगर कहते हैं। इसीलिए जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार के होते हैं, जो हर साल बाढ़ के द्वारा नया हो जाता है उसे खादर, जो नहीं हो पाता उसे बांगर। इसे पढ़ने के लिए आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन देहाती भाषा में आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, इसके अलावा काली मिट्टी को क्या क्या कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कपासी मृदा कहा जाता है, रेगूर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? रेगूर मिट्टी कहा जाता है। इसके अलावा ब्लैक चेरनोजेम कहा जाता है। ये सभी काली मिट्टी को कहा जाता है। इसमें कपासी मृदा से आपको पता होगा कि कपास की खेती सर्वाधिक होती है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र जो है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश इत्यादि वगैरह जो है, यहाँ पे काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में किस चीज की अधिकता पाई जाती है? तो आपका जो है आयरन की जो है आपका अधिकता पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी के अंदर, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लेटेराइट मिट्टी में किस चीज की खेती होती है? तो
इलायची, चाय इत्यादि की खेती लेटराइट मिट्टी में हो सकती है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? देखिए, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था। इसे VVI कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे एग्जाम में ये क्वेश्चन छप जाते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग के संस्थापक जो हैं आगा खां और समीउल्लाह खां हैं। ठीक है, समीउल्लाह खां 1906 में किए थे मुस्लिम लीग की स्थापना। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, न्यूलैंडस का अष्टक सिद्धांत किस तत्व तक लागू होती है? देखिए, न्यूलैंडस, डोवेनियर, है ना, मेंडलीफ और मोस्ले, ये चार आदमी का नाम जो है आपका किसी न किसी रूप में जो पीरियोडिक टेबल है उनसे जुड़ा हुआ होता है और इनसे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो न्यूलैंडस ने अष्टक का नियम दिए थे। सबसे पहले अष्टक का नियम कौन दिए थे? न्यूलैंडस ने दिए थे। तो अष्टक के नियम के अनुसार, अब सबसे पहले अष्टक का नियम होता क्या है ये जानिए। अष्टक का नियम क्या होता है? न्यूलैंडस ने कहा कि भाई कोई भी तत्व को उठा लो तो उसके 8वें जो तत्व आएंगे ना, तो उनके जो पहले वाले का गुणधर्म होता है वो रिपीटिशन हो जाता है। तो इस प्रकार की बात आपने न्यूलैंडस के द्वारा सुना था, जिसे हम अष्टक के नियम कहते थे। तो इनका जो ये नियम लागू होता था ये कैल्शियम तक ही लागू होता था, बाद बाकी बेबुनियाद साबित हो गए थे। ठीक है, न्यूलैंडस के अनुसार जो है प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान थे। यानी वो जो अपना पीरियोडिक टेबल दिए थे उसमें कितने तत्व थे? 56 थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ये तत्वों की संख्या बढ़ के कितने हो गए? 63 हो गए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें तत्वों की संख्या कितने हैं? तो 118 है। और जो वर्तमान में आवर्त सारणी है इसके बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये आपका मोस्ले साहब को दिया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। और कितने वर्ग हैं भैया? तो 18 वर्ग है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व में जो है 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 उपधातु है, जिसे अर्धचालक भी कहते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, है ना। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गॉर्जियन 2023, क्योंकि ये प्रथम संस्करण है तो VVI रहेगा। जिसका प्रथम संस्करण होता है कोई भी चीज का तो VVI हो जाती है। आपको भी ये समझ धीरे धीरे आ जाएगी। पहली बार जब आपको जॉब लगेगा ना, तो ये जो खुशी की आंसू होती है ना दोस्तों, ये आप किसी पैसे से खरीद नहीं सकते, ये आप फील ही करेंगे जब लगेगी, है ना। आई होप आपको इसी साल लग जाए, है ना। तो वीर गॉर्जियन 2023 भारत और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं? तो ये आपका जापान और भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास है वीर गॉर्जियन 2023। ठीक है, और ये कहां पर संपन्न हुआ है? तो ये जापान के अंदर हुआ है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे द्वारा सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और हो सकता है तो शाम को भी आज मैं एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आज रेस्ट है तो हो सकता है तो आज 2 वीडियो भी मिल सकती है। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।